सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। उसके बाद 20 साल बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति और उसके 34 साल बाद यानी कि 2020 में जो तीसरी शिक्षा नीति हमारी आई है। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये ऐसी शिक्षा नीति है कि इसमें भारत के प्रत्येक ग्राम सभा प्रत्येक मजरे को का सुझाव इसमें सम्मिलित करते हुए हमारी एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। हमारे जो नीति नियंता हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसका ध्यान रखा है और जो इसका गठन कस्तूरी रंजन जी के अध्यक्षता में हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और ये एजुकेशन पॉलिसी जो है जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हमारी थी 10+2 उसको दूर करके जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो जिसका ढांचा 5+3+3+4 है इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो वक्ता हैं श्री राजदेव चतुर्वेदी जी आप आए और अपने विचारों को हमारे बीच में जो हमारे युवा बैठे हुए हैं इसमें अध्यापक और स्टूडेंट सामाजिक कार्यकर्ता अन्य जागरूक नागरिक जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं आप आए और अपनी बातों को सागर्भिक तरीके से रखें। धन्यवाद जितेंद्र जी, आदरणीय विधायक जी और साथ में मर्दाय जी, पाठक जी, गोविंद राय। मेरा नाम राजदेव चतुर्वेदी है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले से हूँ। आजमगढ़ जिले में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान नाम की एक संस्था काम करती है, मैं वहाँ से हूँ। और जो नेशनल एजुकेशन फोरम है उसका और फोर्सेज करके एक है फोरम फॉर टीचर एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज जो छोटे बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर के उनके पोषण के अधिकार को लेकर के काम करता, उसके तरफ से यहाँ पर एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण देता हूँ शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब शिक्षा नीति की बात करते हैं तो उसके बाद फिर जब ये RTE आया, राइट टू एजुकेशन आया, जब अधिकार हो जाता है तो फिर उसको हर एक बच्चे को प्राप्त करने का ताकत मिल जाती है। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। तो हमारे देश में ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी शिक्षा के ऊपर काम करने वाले जो भी शिक्षाविद थे, जो भी शैक्षिक जगत के लोग थे, उन लोगों का ये प्रयास था कि शिक्षा को एक अधिकार के रूप में देखा जाए। और आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा के अधिकार को
जीवन जीने के अधिकार से जोड़ करके देखा। आर्टिकल 21 में इसे ऐड किया गया। अगर आदमी को गुणवत्तापूर्ण जीवन चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, गुणवत्तापूर्ण जीवन की प्रत्याशा चाहिए तो उसे शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होने का मतलब केवल साक्षर होना ही नहीं है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा की बात की गई है। इसी पर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ रखता हूँ। ये आपका 2020 में इसे सदन में, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर पॉलिसी बननी थी, इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया था और आप जानते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस की बात नहीं थी, क्योंकि सारे पार्टी के लोग सहमत थे कि नहीं, शिक्षा नीति तो होनी ही चाहिए। देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का शिक्षा एक अधिकार के रूप में होना ही चाहिए, इसलिए कोई इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ ही नहीं और इसे पास कर दिया गया। भारत आरटीई अधिनियम 2009 को मौलिक अधिकार बनाकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देने वाला 53वां देश बन गया। दुनिया में जो यूएन के मेंबर्स कंट्री हैं, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, उसमें कई देशों में इसके पहले शिक्षा को अधिकार के रूप में देखा जाता था, अधिकार दिया गया था। और जब हमारे देश ने दिया, इसे एक 13वें नंबर पर आया, 53वें नंबर पर आता है, जिसने अपने देश में शिक्षा के अधिकार को लागू किया। विश्व स्तर पर 1/3 देशों ने सभी मापने योग्य ईपीएफ लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो 2005 की थी, उसमें 127 देशों में से भारत 106वें की रैंकिंग दर्शाती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022 का सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु इस तरीके से, भारत में पिछले 8 सालों में स्थापित किए गए प्रत्येक 10 स्कूलों में से 7 निजी स्कूल। ये एक चिंता की बात होती है कि 10 स्कूल अगर बन रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, तो उसमें से 7 जो है हमारे प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं। तो हमें हमारा अपना काम सोचना है, फोर्सेज का सोचना है, और जो राइट टू एजुकेशन पर काम करने वाले वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सोचना है कि सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, ताकि सबके लिए, जो गरीब है उसके लिए सर्वसुलभ हो सके। और अगर 10 में से 7 प्राइवेट के लोग शुरू कर रहे हैं शिक्षा के लिए, तो प्राइवेट किस तरीके से शिक्षा को देता है, कितनी महंगी हो जाती है शिक्षा, या आम आदमी जो गरीब है उसे सुलभ नहीं हो पाती। इस बात को इसमें रखने की कोशिश की। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में निजी ट्यूशन दरों में भारी वृद्धि हुई है। जो ट्यूशन पढ़वाते हैं, बहुत सारे लोग शहरों में भी पढ़वाते हैं, आजकल तो गांव में भी जगह जगह पर ट्यूशन पढ़ाने की कोचिंग सेंटर्स खुल गए, जो अनऑथराइज्ड भी हैं कई बार, लेकिन वो उनकी मात्रा बढ़ रही है और माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बच्चे को अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उनकी फीस देने में परेशान होते हैं। अभी ई लाइब्रेरी का एक सिस्टम नया चला है, उसे भी आप लोग देखें। लगभग 61% माध्यमिक विद्यालय के छात्र निजी ट्यूशन ले रहे हैं। 61% बहुत बड़ा संख्या हो जाती है। माध्यमिक विद्यालयों की बात हम करते हैं तो हाई स्कूल, इंटर की बात हम कर रहे हैं। 61% बच्चे उसमें जो है ट्यूशन ले रहे हैं। एक प्रमुख कारण है कि भारत दुनिया के हर तीसरे निरक्षर व्यक्तियों में से एक का है। आज के तारीख में भी हर 3 व्यक्तियों में से, हर 3 निरक्षर व्यक्तियों में से भारत में रहता है। दुनिया में जितने निरक्षर हैं उसमें से तीसरा जो बच्चा है वो आपके अपने देश में है। ये चिंता की बात होती है। इसका मतलब दुनिया की निरक्षर आबादी का 34% भाग हमारे अपने देश में। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे, उसे अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 34% हमारे अपने देश में। अब सभी लोगों ने जाना है कि 2015 में हमारे देश में सतत विकास लक्ष्यों की स्वीकृति की गई है, जो कि दुनिया भर में रहा है, जिसे SDG गोल कहा जाता है। SDG गोल के नाम से SDG गोल 4 नंबर वाला जो है, उसमें शिक्षा की बात कही गई है। वो कहा क्या गया, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा दें। निश्चित तौर पर इस गोल को फुलफिल करने के लिए राइट टू एजुकेशन आया है, और उसमें जो अलग अलग लक्ष्य हैं वो 7 लक्ष्य इसमें आते हैं। आप देखें तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रारंभिक, बचपन और पूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए।
ये आपका जो आपका आंगनबाड़ी के लेवल पे बात की जा रही है उसकी बातें करता दूसरे नंबर पर। टीवीईटी और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सभी बच्चों की होनी चाहिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई विकलांग नहीं, कोई किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम के लिए प्रासंगिक उपयुक्त कौशल, मतलब ये स्किल डेवलपमेंट की भी बात इसमें की गई है। लैंगिक समानता और सभी के लिए समान पहुंच, मतलब बिना किसी भेदभाव के महिला और पुरुष या दूसरे भी जो लैंगिक पहचान हमारे देश में है LGBTQI की, उन सभी के लिए समान रूप से मिलना चाहिए। युवा और प्रौढ़ साक्षरता, अगर प्रौढ़ हो गए हैं उन्हें, वो अगर साक्षर नहीं है उनकी शिक्षा की भी बात इसमें की गई है। स्थिरता के लिए वैश्विक नागरिक शिक्षा, और साथ में कार्यान्वयन साधन की बात करते हैं हम, तो इसमें 3 साधन की बात की गई है। इसमें सतत विकास लक्ष्य SDG गोल में जो बात की गई है, 3 बात की गई है। सुरक्षित और समावेशी शिक्षण वातावरण होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, हो सकता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे हों जो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई न कोई छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, तभी हमारे सभी लोग समान पोजीशन में आ सकते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण और काम करने की स्थिति, शिक्षकों का समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं, नई अद्यतन होती हैं, उनके बारे में उनकी समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। पहले शिक्षा नीतियों क्या, जैसे 1968 की बात भी हमारे साथी जितेंद्र जी ने कहा, पहला NFP प्रोफेसर DS कठारी के तहत शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर अपनाया गया था। इसमें उन्होंने 1968 के दौरान एक कॉमन स्कूल सिस्टम की मांग की थी। हालांकि कॉमन स्कूल सिस्टम हमारे देश में नहीं लागू हो पाया। शिक्षकों के लिए वेतनमान में सुधारात्मक प्रयास की बात की थी, जिसमें कुछ प्रगति हमारे कुछ क्या वो बहुत सारी प्रगति अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियाँ हैं, हालांकि वो नेशनल लेवल पर कमेटी थी, लेकिन उन्हें मिली है। साथ ही GDP का आवंटन की बात, एक बहुत बड़ी बात जो बहुत दिनों से हम लोगों की हो रही है कि जो भी GDP देश की है या किसी राज्य की है, वहाँ से उसका 6% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, तो शायद सभी का विकास, शैक्षणिक विकास गुणवत्तापूर्ण हो पाएगा। क्योंकि बजट के अभाव में शायद स्कूलों को चलाना, टीचरों को वेतन देना और जो दूसरी जरूरतें होती हैं वो नहीं पूरी हो पाती हैं। साथ ही 5 साल बाद वार्षिक समीक्षा करना, जो 1986 से अभी तक कभी नहीं हो पाया है। NEP 86 की बात करें तो NEP 86 को राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान अपनाया गया था। भारी भरकम सिलेबस को हटाकर गुणात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करना एक मेन लक्ष्य था। अंकों के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम को विकसित करने की बात थी। शिक्षा मित्र प्रणाली का चलन हुआ था। सेमेस्टर लागू करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस समय सेमेस्टर लागू नहीं करने हुआ था। लड़कियों को वंचित समूह में बाल मजदूर, विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल देने की बात की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने और संशोधनों के लिए सिफारिशें करने के लिए मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नई शिक्षा नीति जब 2019 में आई, उसका विजन था कि शिक्षा का परिणाम मानव व्यक्तित्व को पूर्ण विकास होना चाहिए। मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा तभी माना जाएगा शिक्षा का सही परिणाम है। जानना, सीखना, करना, साथ रहना सीखना और होना सीखना। अब NEP कहती है 2020 में क्या कहती है, अमेंडमेंट जब हुआ फिर से बात हुई। 2020 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक समान और वंचित जीवन ज्ञान समाज में अस्थायी रूप में बदलने के में सीधे योगदान देती है। शिक्षा न केवल संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना चाहिए, साक्षरता और संख्या ज्ञान के मूलभूत कौशल और उच्चक्रम संज्ञानात्मक कौशल जैसे महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी विकसित किया जाना चाहिए बच्चों। अभी जैसे कि पीछे भी जितेंद्र जी कह रहे थे, जो शिक्षा की प्रणाली थी, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में विशेष करके 10+2 अक्सर लोग कहते हैं, कई बार लोग बच्चों का जब इंटरव्यू दिया जाता है तो कहते हैं हम 10+2 किए हैं। 10+2 का मतलब जो होता है 12 पास, और उसको पास करने में 12 साल लगता है। लेकिन अभी इसे तोड़ दिया गया है, बदल दिया गया है। 5, 3, 3, 4 करके 15 वर्ष में इसे पूरा समाहित किया गया, जो 3 साल से लेकर के 3 से 18 में तब्दील हो गया है। पाठ्यक्रम को बच्चों को संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के आधार पर 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 3 वर्षीय जो है उसमें आंगनबाड़ी, पूर्व स्कूल वाटिका, और 3 साल से 6 साल में NEP, ECCE, मतलब ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, को खेल के एकल पाठ्यचर्या और शैक्षणिक चरण के रूप में मानता है, और 5 साल के लिए कई
संज्ञानात्मक क्षमताओं को सक्षम बनाने के लिए खोज आधारित शिक्षा 3 साल के आंगनबाड़ी पूर्व विद्यालय में कोई परीक्षा नहीं होगी। तो आंगनबाड़ी में और पूर्व विद्यालय की जो 2 साल की शिक्षा है उसमें कोई परीक्षा नहीं की जाएगी। बी ग्रेड आता है। बी ग्रेड में 1 से लेकर के 2 तक में प्राथमिक विद्यालय में 2 वर्ष, दोनों एक साथ 6 से 8 आयु वर्ग को कवर करते हैं। विद्यालय प्रवेश 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम है, इसका भी कोई परीक्षा की बात नहीं। प्रारंभिक चरण की बात की गई है जो 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है। पाठ्य पुस्तकों और अधिक औपचारिक कक्षा सीखने के साथ बुनियादी शिक्षा के 3 साल 3, 4 और 5 कौन क्लास 3 क्लास 4 क्लास और 5 को मिलाकर हर कक्षा में सालाना परीक्षा होगी, गतिविधि होगी, बच्चों के साथ में एक्टिविटी करवाना है, अध्ययन क्षेत्रीय भाषा का होगा। अंग्रेजी भी हो सकती है, जहाँ पर अंग्रेजी होगी वहाँ पर अंग्रेजी की बात हो सकती है, नहीं तो जो अपनी भाषा होगी उसके भाषा पे आधार करते हैं। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी का उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि ग्रेड 3 के अंत तक सभी बच्चे वर्ष 20 में लिखा था कि 26-27 तक निपुण भारत मिशन के लिए बेसलाइन के आधार पर सीखने के बुनियादी मार्गों प्राप्त करते हैं। आप सभी लोग अगर शिक्षकों से बात करते होंगे, किसी विद्यालय में जाते होंगे तो वहाँ पर सब लोग बताते होंगे हम लोग निपुण के काम में लगे हुए हैं, निपुण लागू हो रहा है। और कई बार इसमें शिक्षकों को का विरोध भी रहा है कि निपुण में हम क्यों जाएं। मिडिल स्कूल की शिक्षा की बात उसके बाद करते हैं जो 11 से लेकर के 14 साल तक के लिए है। ये 3 साल का, इसमें कक्षा 6, 7 और 8 मिडिल जो भी हमारा है भी मिडिल उसी में है। एक विषय शिक्षण शामिल होगा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा, इसमें कंप्यूटर भी इसमें शामिल करना है, गणित, विज्ञान, कला, भारतीय भाषाओं में से किसी एक की परीक्षा जारी रहेगी। सीबीएसई सीखने के लिए विश्लेषण के लिए संचालित आकलन सफल पेश कर रहा है। कक्षा 3, 5, 8 के लिए बड़े पैमाने पर मूल्यांकन ढांचा स्कूली शिक्षा प्रणाली पर एक प्रणाली स्तरीय जांच के रूप में कार्य करेगा। सीबीएसई की बात करते हैं। फिर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं। इसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 जो 14 से लेकर के 18 आयु वर्ग का होगा। इसमें माध्यमिक स्तर पर कोई स्ट्रीम नहीं है। एकाधिक विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य आदि है। एक विदेशी भाषा सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं। आलोचनात्मक सोच इसमें डेवलप करने की बात की गई बच्चों की। प्रत्येक कक्षा में 2 सेमेस्टर में पास करना, हर 6 माह में एग्जाम करने की बात कही गई है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 4 के शिक्षा के 4 वर्षों में संतीकरण उदार कला शिक्षा के बाहर निकलने के विकल्प हैं। मतलब अगर वो चाहें तो बीच में भी छोड़ सकते हैं। बहुविषयक अध्ययन की सुविधा है। ग्रेड 6 से 8 में कभी प्रत्येक छात्र भारत की भाषाएं पर एक रुचिपूर्ण परियोजना गतिविधि करेगा। स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक विकल्प के रूप में संस्कृत की पेश की जाएगी। संस्कृत भाषा के बारे में बात की गई है। साथ ही भारत की अन्य सभी शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी हैं। भारतीय भाषाओं के अलावा कोरियाई, चीनी, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या रूसी जैसी विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से पेश किया जाएगा। इस तरीके से अगर इसे देखें तो 4 ग्रेड में जो बांटा गया है, 1 वर्ष पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 साल पूरा करने पर डिग्री और 4 साल पूरा करने पर रिसर्च डिग्री भी मिल सकेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 4 साल के लिए है, 1 साल और 3 साल। साल के 3 साल और 2 साल का है। पीएचडी 4 वर्ष का हो जाएगा। पुनः प्रवेश के लिए पात्र होंगे, मतलब किसी दूसरे में अगर आपने छोड़ दिया, पढ़ते 2 साल के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो फिर से आप उसमें एडमिशन तीसरे साल के लिए फिर से ले सकते हैं। सुविधा इसमें दी गई, जो कई बार बच्चों का किन्हीं विशेष परिस्थितियों के चलते 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद छूट जाता है, तो इसमें पुनः प्रवेश का एक मौका बच्चों को मिलेगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। एमफिल हटा दिया, अभी एमफिल नहीं रहेगा। एमफिल की जो डिग्री मिलती थी उसे हटा दिया गया है पूरे से। परिणाम, अंक, स्वयं मूल्यांकन, मित्र, सहकर्मी, अभिभावक, शिक्षक आदि होंगे इसमें। विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं, किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। अत्यधिक लचीलेपन के साथ भाषा सूत्र जारी रहेगा। बहुभाषावाद के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए स्कूल जाने वाले के पास ग्रेड 6 से 12 में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत की एक शास्त्रीय भाषा उससे जुड़े साहित्य का अध्ययन करने के लिए विकल्प हो सकता है। अधिक जोर सीखने के परिणामों पर है पूरी शिक्षा नीति। स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है।
स्कूल कॉम्प्लेक्स पर हम ज़्यादा बात न करें। नेशनल टूर पॉलिसी भी, ट्यूटर प्रोग्राम पर भी इन्होंने कुछ न कुछ इसमें प्रोविजंस किए हैं। इसमें NTP नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है इस नीति में, जहां प्रत्येक स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सप्ताह में 5 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता, पर्याप्त संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्कूल परिसरों में नियुक्त किया जाएगा ताकि शिक्षकों के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने SMC, जो आप जानते होंगे सभी लोग, जो प्राइमरी और जूनियर के स्तर पर SMC होती हैं, अच्छा SMC के मेंबर्स भी हैं, तो आपके भी इसमें रोल की बात की गई है और उनका एक डेटाबेस भी सरकार के पास रखना होगा। और वो ये जो SMC होगी, ये लोग जाकर के अपने क्षेत्र के जो उनका कार्य क्षेत्र है या जो विद्यालय का एनक्रोचमेंट एरिया है, वहाँ के बच्चों का एक डाटाबेस भी रखेंगे और उसके आधार पर वो परामर्श देंगे उन बच्चों को। फिर से अगर वो ड्रॉप आउट हो गए तो उसे फिर से उन्हें विद्यालय में लाने के लिए काम करेंगे। करियर मार्गदर्शन की बात की, क्योंकि हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें, खास करके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें उनका क्या करियर आएगा, किस करियर में कौन सा एजुकेशन काम करता है, इसका शायद ज्ञान नहीं हो पाता है। और हमारे गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनके पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो समझ पाएँ कि किस विषय से पढ़ने पर हमारे बच्चे का करियर बहुत बढ़िया हो सकता है और उसका वो गाइड कर पाएँ। और हमारे जो स्कूल्स हैं, ये केवल उनका एनरोलमेंट कर लेते हैं, एग्जाम कराते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं कभी गाइड करते हैं कि भैया तुम्हारा करियर या बेटी तुम्हारा एक करियर इस विषय को पढ़ने से हो सकता है, ये पढ़ोगे तो तुम इंजीनियरिंग में जा सकती हो, पढ़ोगे तो तुम पुलिस में जा सकती हो, पढ़ोगे तुम बैंकिंग में जा सकते हो। ऐसा कुछ बताने का काम नहीं हो पाता है। इसके लिए भी इसमें प्रोविजन किया गया है। व्यावसायिक और वैध शिक्षा को एकीकृत करना, स्कूल परिसर स्थानीय व्यवसायों के साथ साथ ITI, पॉलिटेक्निक आदि जैसे संस्थानों के सहयोग करेंगे। उद्योग सेवा कृषि, ये लोग भी CSR के रूप में भी व्यावसायिक और वैध शिक्षा को एकीकृत करने में सहयोग करेंगे। टीचर की बात करें तो इसमें टीचर भी, अभी आप लोग देख रहे होंगे सुपर टेट और टेट क्या क्या CTET करके है, उसमें आना है। और फिर इसके बाद भी उसी में ये बात भी कही गई है कि जो लोग टीचर्स हैं, अभी 5 साल से ज़्यादा उनका अगर सर्विस पीरियड है, तो उन्हें भी TET पास करना पड़ेगा। उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। वो केवल इसलिए की गई है कि बहुत सारा विरोध भी उसका हो रहा है, लेकिन वो इसलिए की गई है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। आज बहुत सारे इतने दिनों जब उन्होंने पढ़ा था, जब उन्होंने BEd किया था या BTC किया था, तब जो पढ़ाया गया था और आज के तारीख में जब हमारा शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया, ऐसे में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत परिवर्तन हो चुका है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। उससे अपडेट करने के लिए उन्होंने प्रोविजन किया कि नहीं उन्हें TT और ये सब जाना पड़ेगा। एक वर्ष में कम से कम 50 घंटे शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक होगा, व्यावसायिक शिक्षा उनको सीखनी होगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात की गई, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो इसमें दुनिया को भी लेना पड़ेगा। हमें दुनिया का क्या, हमारे देश के बच्चों के विकास में क्या योगदान हो सकता है, तो इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज का भी बड़ा रोल देखा गया। विदेशी विश्वविद्यालयों को 50 करोड़ की सुरक्षा की उदार प्रावधानों के साथ आमंत्रित किया गया है। 50 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन फ्यूचर की बात की गई है, इसमें जब हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो जाएगी क्रमशः इसे करेंगे। इसके पहले सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करके भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार की उम्मीद कर रही है। मकसद ये है कि जो विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ के अपने देश के बहुत सारे छात्रों का ये सपना होता है हम विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर के अध्ययन करें, वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति उनका आकर्षण होता है। तो ये सोचा गया, भारत सरकार ने सोचा है, जो नीति निर्माता इसके थे शिक्षा के अधिकार के, उन्होंने सोचा कि देश में भी भारत में भी विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया जाएगा और उनसे हमारे देश की विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धा होगी और हमारे देश के विश्वविद्यालय जो भी अपने में गुणवत्ता और लाएंगे तो फिर उनके प्रति हमारा आकर्षण कम होगा, हमारे देश में ही वो बच्चे पढ़ेंगे। पूरे राज्य की पब्लिक स्कूलिंग प्रणाली के शैक्षणिक संचालन और सेवा प्रावधान स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ये तो एक तरीके से आप कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसकी बात ही, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की गई थी। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण बनाने की जरूरत है, जो एक स्वतंत्र इकाई होगी और राज्य व्यापी होगी, मानक निर्धारण करेगी जो उसके आपके शिक्षा के मानक हैं, चाहे नवोदय विद्यालय होंगे, चाहे स्वतंत्र स्कूल होंगे, चाहे आपके सेंट्रल स्कूल होंगे, सभी के लिए वो एक
मानक तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात की, बहुत सारे आयोग की बात आप सुनते हैं, मानवाधिकार आयोग सुनते होंगे, आप अल्पसंख्यक आयोग सुनते होंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग सुनते, बहुत सारे आयोग की बात करते होंगे। लेकिन शिक्षा पॉलिसी जो आपकी आई है, शिक्षा नीति जो आई है आपकी, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक कमीशन बनाने की बात की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात की गई है। उसका अध्यक्ष जो होगा वो देश का जो शिक्षा मंत्री होगा वो रहेगा। उसमें 30 और सदस्य होंगे, जिसमें 2/3 प्रख्यात भारतीय और वैश्विक शिक्षाविद भी होंगे। एडीसी शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार की जगह शिक्षा पर शीर्ष सलाहकार निकाय होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसमें होंगे। शिक्षा मंत्रालय के सचिव होंगे, प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे, शोधकर्ता और कला से जुड़े हुए लोग होंगे। व्यवसाय, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख पेशेवरों को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा जाएगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे देश में कृषि भी एक प्रधान कार्य है, उसके बारे में भी लोगों की समझ हो, इसलिए शिक्षा की जब ये कमेटी बनेगी तो उसमें कृषि के बारे में जो जानकार होंगे वैज्ञानिक, उनको भी शामिल करने की बात की। कला के बारे में जो जानकार उन्हें भी शामिल करने की बात हुई। स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी शामिल करने की बात की गई है। और विभिन्न रूप से जो शोध करने वाले लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, उन्हें भी शामिल करने की बात की गई। और ये ऑलरेडी जो है इसके साथ साथ में जो आयोग केंद्र पर बनेगा वो हर राज्य में भी एक आयोग बनेगा। जैसे आप देखते होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो राज्य मानवाधिकार आयोग भी है, उसी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग होगा तो राज्य शिक्षा आयोग भी होगा। यहाँ का जो अध्यक्ष होगा वो यहाँ का शिक्षा मंत्री होगा और कंपोनेंट दूसरे जो है उसी तरीके से रहेंगे। कथा थोड़ा सा हो गई, बहुत लंबी, तो मैं इसमें से कुछ कम कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन हम लोगों के कुछ हैं, उसको मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बात को इसी के साथ समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग ज़रूरत महसूस करेंगे तो मेरे पास एक अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन को लेकर के भी एक प्रेजेंटेशन है, जिसमें 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बाद में सुनाऊँगा। अभी मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धैर्य से सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। धन्यवाद चतुर्वेदी जी, आपने नई शिक्षा नीति पर बहुत ही विस्तार से और लगभग सारे बिंदुओं को आपने कवर किया और हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इसका सार है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति है वह रटने पर बल नहीं देती है। पहले था कि हम लोग रटते थे, तो इस प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया गया है। क्रिएटिविटी लाई गई है, अब बच्चा करके सीखेगा। तो रटन जो प्रणाली थी उसका पूरी तरह से समाप्ति किया गया है। दूसरा जो हमारी शिक्षा नीति है वो लचीली है, जैसा कि अभी आपके द्वारा बताया गया कि बच्चा 1 साल पे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीएचडी की डिग्री वो उसकी सुविधा के अनुसार है। और जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो प्राइमरी शिक्षा में मातृभाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज, इसमें जो बच्चा सीखेगा कक्षा 5 तक वो रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि मातृभाषा ये एक भाषा होती है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा आसानी होती है। कोई भी बिंदु, कोई भी विचार बच्चा अपनी मातृभाषा में जब सीखता है तो जल्दी सीख जाता है। इसी नाते इसको लचीला कहा गया, यानी कि कोई भाषा थोपी नहीं गई है। कक्षा 5 तक का बच्चा अपनी मातृभाषा में बेहतर ढंग से सीखेगा। और मैं आगे आप लोगों को बताता रहूँगा। एक चीज़ और छूट गया है, जो मूल्यांकन लाया गया है। अभी एक एग्जाम कराती है परख करके एक एग्जाम होता है जो कि हमारे इस शिक्षा व्यवस्था को देखता है। मूल्यांकन की प्रणाली है परख, कि हम लोगों ने जो शिक्षा बच्चों को हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसका मूल्यांकन करती है कि हमारा स्तर कहाँ पे है। अभी आप लोगों ने जल्दी ही पढ़ा होगा कि जो शिक्षा संस्थान है विश्व की, उसमें टॉप 50 में जो सूची बनी है उसमें अपने भारत के 3 शिक्षण संस्थानों का नाम आया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। 3 शिक्षण संस्थान हमारे जो हैं विश्व के 50 संस्थानों में नामित हुए हैं। इसके अलावा अपार आईडी के बारे में नई शिक्षा नीति में व्यवस्था किया गया है कि बच्चे का अपार आईडी अगर कक्षा 1 में जनरेट हो गया तो वही अपार आईडी बच्चे का
जब तक वो शिक्षा ग्रहण करेगा तब तक आप बच्चे का केवल बताएंगे, सारा डाटा उस अध्यापक के पास वहाँ उस विद्यालय से अगले विद्यालय पर पहुँच जाएगा। तो ये कुछ बिंदु थे मैं जिसको जोड़ना चाहूँगा। और जैसा कि सर बता रहे थे कि जो हमारी GDP है उसका 6% हिस्सा जो है एजुकेशन पे रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी में हमारे बीच में मुंडेरवा चीनी मिल के चेयरमैन साहब सुरेंद्र पाठक जी आप आए और आशीष स्वरूप 2 वचन हम लोगों को देकर कृतार्थ करें। मैं चाहूँगा कि सूरज पांडे जी आप हमारे बीच में हैं, आकर मंचासीन हो जाए। आपका भी स्वागत है यहाँ पे। सुरेंद्र पाठक जी आइए। बोले भारत माता की। अभी आप लोगों के बीच में आजमगढ़ से चल करके बहुत अच्छी बात कि हम शुरू से लेके अंत तक शिक्षा कैसे लेंगे आप लोगों के बीच में बताए हैं। और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक कलकत्ता के आदरणीय गणेश चौहान जी हैं और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष अमर राय जी हैं और ये जो 1 दिवसीय सेमिनार चल रहा है इसके आयोजक परवीन राय जी हैं और तमाम इनके साथी हैं। हमारे बीच में हमारा बहुत मधुर रिश्ता है। सत्यजीत राय जी आ गए हैं, बहुत मिठास है हम लोगों के बीच में। इनका भी हम अपनी तरफ से अपने सभी किसानों के तरफ से जनपद के और मुंडेरवा मिल के सभी गन्ना किसानों की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। अभी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अब हमको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना हम लोग पहले करते थे, रटते थे लोग। अब हमको सिस्टम में केवल चलना है, सिस्टम बना के चलना है और सिस्टम से हमको लाभ लेना है। पहले तो तमाम लिखा पढ़ी करके हम इस स्कूल से उस स्कूल में नाम बदलना होता था या लिखाना होता था, जाना होता था तो हम लिखवा करके ले जाते थे। अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप वहाँ गए अपना एड्रेस बताए तुरंत आपका वहाँ से वहाँ आ जाता है। ऐसी जानकारी आप लोगों को दी गई है, आप लोगों को बहुत अच्छा है। और जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम खेती कर रहे हैं, हम गन्ना समेत मुंडेरवा के चेयरमैन हैं, मुख्यमंत्री जी का वो मिल है, मुख्यमंत्री जी ने उस मिल को चलाया है, मुर्दे को चलाया है। वो मिल मुर्दा पड़ी हुई थी, चलने के कागार पर नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस मिल को चलाया। वहाँ के किसानों को जो है देसी घी लगाने का काम किया जो है। और एक मिल आपके यहाँ थी जो है खैलाबाद में जो है, जो चलती मिल को जो है एक सरकार थी जो कटवा ली। जो लोग कहते हैं जब झगड़ा होता है कि तुम्हारी इटवा बेचवा दे, वही काम उस सरकार ने किया जो है। इस खैलाबाद का उस शुगर मिल एक इतिहास था, इस खैलाबाद का इतिहास था शुगर मिल जो है। उस मिल के और इतिहास को जो है एक सरकार ने खत्म कर दिया। और यहाँ तक नहीं, हमारे मुंडेरवा मिल में भी जो है जब मिल एक बार बन रही थी जो है तो इसी सरकार ने उस मिल का सारा फाउंडेशन उठा करके सारा सरिया लोहा सफाई में चला गया था, बंद करवा दिए थे। और तमाम बातें आप लोगों के बीच में होगी और लोग करेंगे भी। अब मैं जाते बातें आप लोगों के बीच में नहीं करूँगा, फिर समय मिलेगा तो आप लोगों के बीच में आएंगे पुनः मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का। और हमारे जो श्रोता आए हैं, दर्शक आए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। हम ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब संचालन के लिए जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रविंदर राय जी, आप आए और अगला कार्यक्रम बनाएं।
एक बार जोर से हम सभी लोग बोलेंगे भारत माता की भारत माता की। एक्चुअल में आज कार्यक्रम हमारा 11 बजे से शुरू होना था, लेकिन आज रामनवमी की वजह से कुछ हमारे साथी थोड़ा विलम्ब से पहुँचे हैं, तो इसके लिए जो है हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आ गए हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है जितने लोगों को बुलाया गया था इसमें कार्यक्रम में सारे लोग आ चुके हैं। तो एक बार हम आप सभी का इस कार्यक्रम में वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मंच पर दंगटा के विधायक माननीय गणेश जी बैठे हुए हैं, जिला के उपाध्यक्ष अमर भैया बैठे हुए हैं, मुंडेरवा चीनी मिल के चेयरमैन सुरेंद्र पाठक जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में शत्रुजीत राय बैठे हुए हैं, और जो पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ मुझे अध्यापक बैठे हैं, कुछ यूथ हैं, युवा साथी हैं, हमारे एसएमसी के मेंबर हैं। आप सभी का हम तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान जो एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है और विगत लगातार 2003 से जनपद संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, झांसी, गोरखपुर के जिलों में लगातार हम लोग जो है सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज ये सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित है, जिसमें ये कार्यक्रम एक संस्था है नेपा करके, उसी के सहयोग से ये ऑर्गेनाइज है। फंडर का ये सख्त निर्देश था कि उनका कहीं इस तरह का बैनर या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहीं उनका लोगो या इस तरह की चीज़ों को हम लोग डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर है। हमारे बीच में आजमगढ़ से चल करके राजदेव चतुर्वेदी भैया आए हुए हैं और इनका आप लोगों ने इनको सुना भी है, और सामाजिक क्षेत्रों में आप बहुत, मुझे लगता है 20-25 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। और मुझे इस कार्यक्रम में आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काफ़ी विगत वर्षों से लगातार जो है कई जिलों में, यहाँ तक कि आजमगढ़ में और अपने जनपद में भी जो है, एक बार आपके साथ जो है अपने दंगटा में हम लोग जो है स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्य किए थे विगत 7-8 वर्ष पहले। तो ये कुल मिला जुला के ये कार्यक्रम आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, हम शिक्षा तो नीतियाँ बन जाती हैं, बट ये है कि पब्लिक के बीच में वो सारी चीज़ें आ नहीं पाती हैं। इसलिए जो है ये संस्था, हम उस नीतियों को समझें। हम सबके बच्चे कहीं कहीं, हम एक अभिभावक के रूप में हैं, हम सबके बच्चे कहीं कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, वो चीज़ें हम सबसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हम सभी को जानना चाहिए। इसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आज इस सोनी होटल में रखा गया है। एक बार पुनः हम संस्था के तरफ से आप सभी का वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। अपना धैर्य से नई शिक्षा नीति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से कुछ न कुछ ले करके जाने का प्रयास करेंगे। मैं इसी शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संचालक महोदय को चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत करते हुए रविंद्र राय जी ने बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे रखी अपनी। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे सूरज पांडे जी को। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मंच पे आसगित माननीय विधायक जी और
जिला उपाध्यक्ष सर और चौहान सर और चतुर्वेदी सर, मैं सबका अभिवादन व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम सूरज पांडे है, मैं गोरखपुर से आया हूँ और बेसिकली मेरी एक संस्था चलती है अस्तित्व सेवा संस्थान, जो महिला उत्पीड़न को लेके, इन्वायरमेंट को लेके और LGBTQI कम्युनिटी को लेके कार्य करती है और हम इन्वायरमेंट पे भी काम करते हैं। बात करते हैं जब हम नई शिक्षा नीति की, तो सबसे पहले बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अभी सर ने बताया कि हम रटते थे पहले चीज़ें, ये था स्किल्स की कमी आती थी। हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलता था, उसे पढ़ के पास हो जाते थे अच्छे नंबरों से और बस उसी तक सीमित रहते थे। 10+2 के बाद हम डिसाइड करते थे कि हमारा कैरियर क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे। और डिजिटल जो युग था उसकी कुछ कमी थी तब पुरानी शिक्षा नीति में, और रोजगार से जुड़ाव के अवसर कम मिलते थे। इन्हीं सबको देखते हुए नई शिक्षा नीति का गठन हुआ। मैं इसके बारे में थोड़ी परिचय दे दूँ। सर ने तो पूरा नीति बता दिया है। रखा कहाँ है? 21वीं सदी का ये पहला शिक्षा नीति है। ये 34 ईयर्स के बाद इस शिक्षा नीति का ये आई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो हम ये 29 जुलाई को पारित हुआ था बिल। और अगर हम पुरातन जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में सैद्धांतिक ज्ञान आधारित थी, और जो नई शिक्षा नीति है वो व्यवहारिक ज्ञान आधारित है, जो दक्षता और कौशल विकास हेतु प्रेरित करती है। और जो नई शिक्षा नीति है इसका लक्ष्य भारत में वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना तथा युवाओं विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं दक्षता विकसित करना है। यह नीति विद्यालय से महाविद्यालय स्तर तक पहुँचने का एक जरिया बनती है और समानता, गुणवत्ता और लचीलापन बढ़ाने पे जोर देती है। हमारे बीच कई स्टूडेंट भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है किस चीज़ से डर लगता है विद्यार्थियों को? एनीवन? हाँ, कोई और? सबसे ज़्यादा हमें परीक्षा से डर लगता है। तो नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का रेशियो है, इसमें जो 5 का रेशियो है उसमें परीक्षा नहीं देना रहेगा। और इस पास के ये पहली पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें 6 साल से बच्चे की स्कूली शिक्षा शुरू होती थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें 3 साल से बच्चों की स्कूली शिक्षा शुरू हो जा रही है। पहले जो गवर्नमेंट थी, राज्य सरकार थी, वो हमें 6 साल के बाद शिक्षा के स्तर पे पढ़ने के योग्य समझती थी। अब 3 साल में ही बच्चा पढ़ने के योग्य हो जाता है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। पहले 10+2 तक ही 12 साल तक हमें बोर्ड वो करता था, फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के हवाले हो जाते थे। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे 3 वर्ष से ही विद्यालय में प्रवेश एवं बाल विकास को बढ़ावा दिया गया है। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, बोलियों तथा उदाहरण से पढ़ाने की बात कही गई है इसमें। अब जैसे हम भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, तो अगर कोई हमसे काहो का हालचाल बा बोले तो वो नई शिक्षा नीति को फॉलो करता है, तो हम उसे एजुकेटेड ही मानेंगे। और ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें खेल कूद के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। अगर हम तुलना करें दोनों नीतियों के बारे में, तो पुरानी नीति में 10+2+3 का रेशियो था और नई जो नीति है 5+3+3+4 का रेशियो है। पुरानी शिक्षा नीति में 6 वर्ष से शिक्षा उन्नति का प्रावधान था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति में है उसमें 3 वर्ष से प्रारंभ है। पुरानी शिक्षा नीति द्विभाय फॉर्मूला पे काम करती थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है वो कक्षा 5 तक मातृभाषा पे और स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा पे मुख्य माध्यम बनाने पे जोर देती है। अगर हम किसी इसकी कमियां बताएं
तो नई शिक्षा जो नीति है उसको लागू करने में थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। सबसे बड़ी कठिनाई है जो भाषा को लेके विवाद है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं दी गई है और हमारी जो मानसिकता बन जाती है हम इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर हमसे कोई अंग्रेजी में बात करता है तो हम उसको ज़्यादा वेल एजुकेटेड समझते हैं। और कुछ चुनौतियाँ ये भी हैं कि शिक्षक जो नई शिक्षा नीति है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उनकी वही जो प्रणाली है वो उसी पे वो चलते रहे हैं। तो ये थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने नई शिक्षा नीति पर कुछ नई जानकारियों को साझा किया। मैं इसी में कुछ और जोड़ना चाहूँगा। इस समय मैं भी एक बेसिक का टीचर हूँ। इस समय हम लोग 37 ऐप चला रहे हैं जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए 37 ऐप, ठीक है। 3 साल पे वो इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। पहली स्टेज जो फाउंडेशनल स्टेज थी और दूसरी है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 6 वर्ष पे बच्चा, जबकि पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी जब बच्चा कक्षा 1 में जाता था तो 6 साल का होता था। अब कक्षा 3 यानी कि जब वो 3 में जाएगा तो वो 6 वर्ष पूरी करेगा आज। और इस तरह से प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 भागों में बांटी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो इस पे ध्यान देता है। दूसरा जो इस शिक्षा व्यवस्था की एक और क्वालिटी है समानता। ये कभी भी किसी भी जाति आधार पर, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करती है। जो बच्चा यहाँ पे जन्म लिया है, शिक्षा पाना उसका अधिकार है और ये शिक्षा मुहैया कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें सरकार की जिम्मेदारी 10+2 यानी केवल 12 साल की थी। अब उसको बढ़ा करके 15 साल कर दिया गया है। तो क्या यह 15 साल ऊपर के 15 साल नहीं है? पहले 6 से लेकर के 8 तक 12 तक बच्चा पढ़ता था। अब जो है 3 साल से लेकर के वो पढ़ेगा, 3 साल से ही शुरू हो जाता है और वो 12 तक की शिक्षा ग्रहण करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सबसे पहला इसका की पॉइंट है वो है समानता पे फोकस करती है हमारी न्यू शिक्षा की। दूसरा है क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है। अभी हम लोग इलाहाबाद से भी ट्रेनिंग करके आए हैं कि बच्चों को कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाएं, या हमारा समय समय पर डाइट पे, बीआरसी पे प्रशिक्षण होता रहता है। हम अध्यापकों का प्रशिक्षण होता रहता है कि हम बच्चे की साइकोलॉजी को समझें कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या उसको हेल्पफुल है, कि किन आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जो माताएं हमारे बीच बैठी होंगी, बच्चा कुछ भी कार्य करता है, अगर खाना भी उसको खिलाना होता है तो आप लोग काम में व्यस्त होते हैं, कहते हैं फोन देख लो और उसके बाद खा लो। तो हम बच्चे को फोन मतलब एक आदत में आ गया है। आजकल बच्चा जो मतलब 2-3 साल का हो रहा है वो फोन को बढ़िया से चला रहा है, आगे स्क्रॉल कर ले रहा है। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अध्ययन किया कि क्यों न कुछ ऐसे मटेरियल उपलब्ध कराए जाएं कि बच्चा कुछ सीखे भी, मोबाइल तो देखे लेकिन उससे कुछ सीखे भी। तो तमाम तरह के ऐप इस समय अवेलेबल हैं, जैसे दीक्षा हुआ, ई विद्या हुआ और रीड एलॉन्ग। आप बच्चों को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके बच्चों को पढ़वा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है। इसके माध्यम से हम बच्चों को मतलब वो फोन तो देखेगा लेकिन जो कार्टून और ये सब देखने की बजाय कुछ शिक्षा मतलब ग्रहण करने वाली चीजों को देख करके सीखेगा वो। तो इन्हीं सब चीजों पर हमारी एजुकेशन पॉलिसी में फोकस करती है। एक एबीसी कार्ड आया है जो हमारे पे शिक्षक बंधु हैं वो जान रहे होंगे कि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड बनता है, जिसमें बच्चे का न केवल शैक्षिक जो उसका शैक्षिक अध्ययन है उसका मूल्यांकन किया जाता है, बल्कि उसके होलिस्टिक मतलब होल परफॉर्मेंस, यानी कि अगर वो खेल में अच्छा है, उसका व्यवहार कैसा है, मतलब उसके समस्त गुणों का अध्ययन उस रिपोर्ट कार्ड में किया जाता है। ये 360 डिग्री होता है कि बच्चे का आप उस कार्ड को देख करके उसके पर्सनालिटी को आप देख लेंगे कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अगले
जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। श्री अमर राय जी, आप आए और अपनी बात आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस जनपद संत कबीर नगर के प्रतिष्ठित होटल सोनी होटल के प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान के द्वारा किया गया है। सबसे पहले मैं इस संस्था परिवार को इस आयोजन के लिए अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे धनघटा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ जनप्रिय विधायक आदरणीय गणेश चंद्र चौहान जी अपने बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम सभी लोग अपने माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंच पर विराजमान इस जो हमारा देश है, किसानों का देश है, हमारे जिले के किसानों के गौरव और 7 बार मुख्यमंत्री और 7 बार राज्यपाल से सम्मानित प्रगतिशील किसान मुंडेरवा चीनी मिल के चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र पाठक जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। हमारे बीच में गोरखपुर से चल करके आए आदरणीय सूरज पांडे जी, उनका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजमगढ़ से चल करके आए आदरणीय चतुर्वेदी जी, जिन्होंने भी विस्तार से आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया है, उनका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सम्मुख बैठे हुए नाथनगर मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई दिनेश चौधरी जी, हमारे अभिभावक आदरणीय चतुर्वेदी जी, हमारे प्राथमिक विद्यालय की बहुत ही वरिष्ठ शिक्षिका आदरणीय नीतू सिंह जी, हमारे स्वयं सहायता समूह की संचालिका हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं आदरणीय बिंद्रावती राजभर जी, जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण है, जो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे तमाम शिक्षक, हमारे युवा साथी, अपने परिवार को कुशल रूप से देखभाल करने वाली हमारी मातृशक्तियाँ जो यहाँ पर विराजमान हैं, घर का काम देखते हुए बाहर का भी काम बराबर जिम्मेदारी निभा रही ऐसी मातृशक्तियों का भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। खलीलाबाद नगर के मंडल के मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय सुदर्शन चौहान जी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे मित्र शत्रुजीत राय जी, सबका मैं आज के इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधान रत्नेश जी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस विषय पर, आदरणीय विधायक जी अपना विषय रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ये बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इस पर आज हम लोग यहाँ बैठ कर के चर्चा क्यों कर रहे हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ है सन 1947 में, जो हम लोगों को ज्ञान है, तो तभी से हम लोग कुछ अपने देश के बारे में ज़्यादा जानते हैं। संविधान का निर्माण हुआ है तो कुछ उसके बारे में जानना शुरू किए हैं। लेकिन जो देश की ये विकास यात्रा शुरू हुई है 1950 के बाद, आज हम लोग 2026 में हैं। लगातार सरकारें काम कर रही हैं, रिफॉर्म कर रही हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुँचे। हमारा देश बहुत पहले से
जब से ये देश बना हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहा है। हमारे देश में ऐसे मनीषी, ऐसे हमारे देश के ग्रंथ, उपनिषद, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे देश के लोगों ने ईजाद किया, मनीषियों ने ईजाद किया, यहाँ के क्रांतिकारी गुरुओं ने जो ये ईजाद किया, इससे हमारे देश की चर्चा बहुत होती रही पूरे दुनिया में। और हमारा देश विश्व गुरु कहलाया, विश्व गुरु के श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए और हम लोगों ने शिक्षा और अपनी जागरूकता को बहुत आगे तक पहुंचाया। अंतरिक्ष का ज्ञान हमने दुनिया को कराया, हमने समुद्र विज्ञान बताया, हमारा ज्योतिष शास्त्र कितना बड़ा है। हमको पहले ही पता है कि कब चंद्रमा और कब सूर्य का उदय होगा। हमको पहले ही पता है कि कब पूर्णिमा होगी और कब अमावस्या होगी। ये हमारे देश की विद्या का देन। हमारे देश में ऐसे ऐसे मनीषी हुए हैं जो समुद्र को ज्वार और भाटा लाने की तिथि बता के पहले से रखे हैं। कब समुद्र में ज्वार आएगा, कब भाटा आएगा, कब सूर्य उगेंगे, कब डूबेंगे, ये सारे ज्ञान इस देश के लोगों ने पहले ही बना करके तय करके रख दिया। बीच के काल में जब मुगल आए, उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने अपनी नीतियों को कुछ हमारे ऊपर थोपा और जबरदस्ती करके जैसा उन लोगों ने चाहा, उनकी सत्ता थी, उनका राज था, जैसा उन लोगों ने चाहा, फिर मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, फिर हम लोग उसको कुछ दिन लेकर के चले। फिर सरकारों के जो शिक्षा मंत्री हुए, जो कमेटियां बनी, वो समय समय पर शिक्षा के बारे में तमाम गुणात्मक सुधार करती रही। अभी जब आपने अपने देश की बागडोर 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे नेता को सौंपा और एक ऐसी सरकार जब आपने देश में बनाई जो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, विश्व गुरु बने अपना देश, ऐसे क्षेत्र में जब काम करने का अवसर आपने ऐसी सरकार को दिया आपकी वोट की ताकत ने, तो इस सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाई, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो भी विषय हम लोगों को समझ में आ पा रहे हैं आज इस अवसर पर, उन्हें तो हम सीखे ही, जाने ही, लोगों को बताए ही, लेकिन अपना अध्ययन इसमें बढ़ाएं। बच्चों की शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों की खुद की एक संस्था है जो 2000 से काम कर रही है क्षेत्र में, गरीब परिवारों के बीच में बच्चों की शिक्षा के लिए काम ही करते रहते हैं। तो मैं आज इतने जितने लोग बैठे हैं, इतने लोगों से ही, मैं कोई भाषण नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं इतने ही लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हम आपको जो जानकारी है हमें, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष के आयु तक 85% हो जाता है। कितना हो जाता है? 85% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। केवल 15% शेष बचता है, बाकी जिंदगी भर वो सीखे उसी में। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब हम बच्चे को बहुत बच्चा समझते हैं, उस समय उसके मस्तिष्क का विकास बहुत तेज होता है, सबसे तेज होता है। यहाँ हमारे तमाम सम्मानित शिक्षक भी बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा को केयरिंग बनाने की जरूरत है। केयरिंग मतलब समझ रहे हैं ना, देखभाल। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक बच्चा स्कूल आया, गेट पर पहुंचा, अभी वो 10 मिनट लेट हो गया। तो जब 10 मिनट हमारा बच्चा लेट हो गया तो हमारा टीचर क्या कहता है उसको? यू आर वेरी लेट, देर हो गया तुमको, जल्दी क्यों नहीं आए, समय से क्यों नहीं आए। देखिए हमारे एक विद्यार्थी आए लेट, तो बच्चे के मन में एक
जैसे वो दौड़ करके गेट पर एंट्री ले रहा, उसी समय उसको मास्टर ने डांट दिया, उसका वो थोड़ा रुक जाएगा। एक बात बता रहा हूँ, वो रुक जाएगा और उसको लगेगा कि हमसे लेट हो गया। हमको वहां करना क्या चाहिए, जो मेरी सोच है, केयरिंग होना चाहिए। हमको कहना चाहिए कि बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, कल से ध्यान देना। तो दोनों बातों में अंतर आ गया। जो पहली बात हमने कही कि यू आर वेरी लेट, तुम देर से क्यों आए, हमने डांट दिया, उसका पैर रुक गया। और अगर हम उसको कह दें कि जल्दी आ जाओ, क्लास ज्वाइन कर लो, वेरी नाइस, वेरी गुड, तो हो सकता है कि आगे कल वो आने में समय से आए, सुधार करे। हमारे माता पिता भी, जैसे बच्चे ने बात नहीं माना, कोई बात, उसको तुरंत तलाक से मनवाने का एक हथियार है, तुरंत उसको लगा दिए झापड़। और झापड़ लगा देंगे तो क्या वो मान जाएगा? बताइए। हो सकता है कि आपका डर, आपका भय, आपको लगता होगा कि हम भय से इसको मनवा लेंगे। ऐसा हम नहीं मानते। हमारी माँ 3 तक केवल पढ़ी थी, कक्षा 3 तक, और कभी मारी नहीं हमको। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन कभी न पेड़ पे चढ़ने दी, न नदी में नहाने दी, न गांव में रामलीला देखने दी, न सिनेमा देखने दी। पहले के ज़माने में VCR गांव में लगता था, वीडियो VCR, रामलीला होता था, गांव में कोई प्रोग्राम होता था, बारात आती थी, बारात में नाच आती थी। कभी जाने नहीं दी और कभी मारी भी नहीं दी। वो हमको समझाती थी कि बाबू जइबा तो सुत जइबा, बारात में तो केहू कान नहीं तो के पैरे से दबा दी, तब का हुई, हम लड़का कहाँ पाए, क्या भाषा था उसका। और संभाल करके, इतना संभाल करके हम लोगों का पालन पोषण किया कि उसके आशीर्वाद से आज हम लोगों को उसी रामलीला का, उसी नाच का, उसी कार्यक्रम का फीता काटने का अवसर मिल गया, उद्घाटन करने का अवसर मिल गया। ये किसकी देन है? हमारी माँ की, पिताजी की नहीं। पिताजी तो नौकरी में थे, बाहर थे, वो कहाँ देखभाल करेंगे? यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम लोग हैं, किसके पिताजी देखभाल कर रहे हैं? पिताजी तो पैसा कमा के लाते हैं, बाहर का काम देखते हैं। सारा काम माताओं के जिम्मे है। और मैं इसीलिए धरती की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो माताएं हैं, जो प्रथम गुरु हैं बच्चों की, उनकी बड़ी भूमिका है बच्चों के लालन पालन में। बेटियों का पालन हो चाहे बेटों का पालन हो, ये माताएं ही ऐसा कर सकती हैं। एक स्वस्थ समाज बनाने में माताओं का बड़ा रोल है। और जब बालिका शिक्षित होती है तो 3 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। तो विषय ये है कि जो सरकार हमारा इस विषय पे काम कर रही है लगातार। अभी गुरुजी बता रहे थे कि प्राइमरी स्कूल में, भी मैडम ने बताया कि प्राइमरी स्कूल में डांट नहीं पड़ती है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी और केयरिंग की जरूरत है। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, बहुत सारे सुधार करी है, स्कूल की व्यवस्था अच्छा की है, तमाम प्रकार के उसमें टीचरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं। 50-50 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्राविधान है नई शिक्षा नीति में। शिक्षकों की ट्रेनिंग है। जब हमारे गुरुजनों की ट्रेनिंग होती है तो कहते क्या ट्रेनिंग, रोज ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग, हमारे जैसे पुलिस विभाग के लोग हैं, इनकी रोज ट्रेनिंग होती है, हमेशा ट्रेनिंग चलती रहती है। जो हमारे कंपनियों में लोग काम करते हैं उनकी रोज ट्रेनिंग होती है। हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं, अभी हम लोग का भी प्रशिक्षण हुआ है, पार्टी भी प्रशिक्षण दिला रही है, जो काम करने वाली पार्टी है। हमें अपने कार्यों में प्रशिक्षित होना चाहिए। हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है हम सब लोग, पर सीखते 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 सब लोग ज्ञानी बन सकते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को प्रेरित करता हूं कि कम से कम अपने और अपने आस पड़ोस, अब शिक्षा का मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी
डीजल और पेट्रोल को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। जरा हमको बताइए कि देश के प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, फिर भी जो मुझे जानकारी में आया है कि जो पानी की टंकी है जिसमें पानी भर के पिया जाता है, उसमें लोगों ने डीजल भर लिया, पेट्रोल भर लिया। ये बताइए कितनी होशियारी है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जागरूक नहीं है, अपने माता पिता की सेवा के लिए जागरूक नहीं। भारत माता की, भारत माता की। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो यह शिक्षा शब्द है, निश्चित हमारे जीवन में संस्कार, अनुशासन, सारे विषयों को इसी शिक्षा के माध्यम से मिलता है। और आज जो यह परिवर्तन आ रहा है, वर्ष 2014 में आप सबने ऐसा एक नेतृत्व दिया जिसके कारण यह सब देखने को मिल रहा है। आज 34 वर्ष बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुआ, जिसके सापेक्ष में आज का यह कार्यक्रम, एक दिवसीय सेमिनार का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक, हम सबके सुपरिचित श्रीमान प्रवीण राय जी, जिन्होंने सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को संचालित करने हेतु व्यवस्था बनाया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद राय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजक को साधुवाद ज्ञापित करते हुए, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, हम सबके सुपरिचित श्रीमान अमर राय जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे गन्ना मिल के चेयरमैन श्रीमान सुरेंद्र पाठक जी, श्रीमान शत्रुजीत राय जी, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मंडल अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी, श्रीमान ओम प्रकाश राय जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे पूर्व जिला मंत्री श्रीमान राजेंद्र राय जी, आदरणीय विजय चौबे जी, अमरनाथ जी, सुदर्शन जी, बिंद्रावती जी, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका बहन नीतू सिंह जी सहित तमाम सारे वरिष्ठ जन है, विजय चौबे जी, सभी साथियों का अभिवादन करते हुए अभी आदरणीय तिवारी जी ने जो विषय रखा है, सुचारू रूप से इसको समझाया है, आप सभी का, आदरणीय तिवारी जी का, सम्मानित मंच का, सामने बैठे हुए देवतुल्य जनता जनार्दन, इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे, शिक्षा के प्रति अपना समर्पण को प्रदर्शित कर रहे सभी साथियों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए मैं 2 मिनट का विषय रखूंगा। अपने बंधुओं, 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू हुआ और वह शिक्षा नीति जो इस देश में कागजी नहीं, क्रांतिकारी रूप से जो कागज में फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है उसके सापेक्ष में नहीं है, यह क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन दिखाता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। मेरे मित्रों, यही देश की व्यवस्था है, जिस देश में यहाँ बैठे हुए सभी सारे लोग हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए सभी साथियों से मैं पूछूंगा, सभी साथियों से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरधा, हमारे पिता, हमारे दादा बाबा सब लोग इसी प्राथमिक पाठशाला से, इसी प्राइमरी से पढ़ के निकले, लेकिन आज भी वो अगर कोई सवाल कर देते हैं, आज भी अगर कोई विषय हमसे पूछ लेते हैं तो हमें विचार करने पे, हमें उसे जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और होता भी है ऐसा कि कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। वह व्यवहारिक ज्ञान था ऐसा, वह पढ़ाई के साथ साथ कड़े हुए रहते थे। और आज की शिक्षा नीति जहां हमारा देश अंग्रेजियत की तरफ, पाश्चात्य पद्धति की तरफ बढ़ता जा रहा है,
वहां नई शिक्षा नीति लाकर हमें इस देश को व्यवस्थित करने का, हमें इस देश को सुंदर बनाने का, हमें अपने धरातल से जोड़कर हमें मातृ शिक्षा जो हमारे जीवन की सबसे पहले गुरु होती है माँ, उस मातृभाषा में, उस माँ की भाषा में। अभी श्रीमान अमर राय जी ने एक उदाहरण दिया है, उनकी माता जी कभी ऐसे जगहों पर नहीं जाने देती थी कि जहाँ से मन विचलित हो, जहाँ से दिशा भ्रमित हो। उस मातृभाषा में भी यह शिक्षा नीति ठीक प्रकार से प्रभावित हो, ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, जिससे हमें समझने में सुचारू रूप से हम काम कर सकें, सुचारू रूप से समाज का वह तबका जिसको इसकी आवश्यकता है वह भी ढल सके, वह भी इसको ग्रहण कर सके। यह नई शिक्षा नीति उसको उस नियत से बनाते हुए ठीक प्रकार से संचालित किया जा रहा है। मेरे मित्रों, भैया हम सब शिक्षा के साथ साथ हम कौशल विकास, जो कक्षा 6 से इस नई शिक्षा नीति में कौशल विकास को भी प्राथमिकता दिया गया है। हम देखते हैं किस प्रकार से अभी भी हमारा देश उस व्यक्तिगत ज्ञान से उस विषय से पीछे है। अगर हम अवलोकन करेंगे हर जगह का, तो निश्चित है उसकी कौशल विकास की विशेष आवश्यकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो समय व्यतीत कर लेता है, लेकिन उस कौशल विकास की तरफ, उस स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं करना चाहता। उस दिशा में भी हमें प्राइमरी पाठशाला के बाद ही तुरंत उसकी भी शुरुआत मिल जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में हमें वर्तमान के साथ साथ आगामी भविष्य का निर्माण का प्लान उसे व्यवस्थित करने का एक माध्यम भी मिलेगा। इस तरह से हम धरातल पर हम अपने जड़ से ही व्यवस्थित होना प्रारंभ करेंगे। आत्मीय बंधुओं, आज का यह एक दिवसीय सेमिनार है, इसमें बहुत सारे विषय आपको मिलेंगे, जिस विषय के माध्यम से हम व्यक्तिगत उन चीज़ों का सदुपयोग करके हम अपने गांव क्षेत्र में, हम अपने से जुड़े हुए विद्यालयों पर, हम अपने से जुड़े हुए संस्थाओं में उसका संचालित करवाकर, उससे जोड़कर हम समाज के अंतिम तबके का लाभ दे सकते हैं। मेरे मित्रों, आप सब शिक्षा जगत से जुड़ने का, शिक्षा के क्षेत्र में इतना समय देने का, और यह जो एक संस्थान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक जागरूकता का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, निश्चित है अभिवादन, अभिनंदन के पात्र हैं आप सब। मैं पुनः सभी साथियों का, सभी सम्मानित साथियों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।